नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। असदुद्दीन ओवैसी, जिनको जयपुर डायलॉग्स वाले हजरत ओवैसी के नाम से जानते हैं, वे बड़े घबराए हुए दिख रहे हैं। इस घबराहट का कारण है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और घबराहट में असदुद्दीन ओवैसी का ये हाल हो गया कि जो अपने आप को सूरमा बने घूमते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि साहब कि वो पूरे देश में इस्लाम को नाफिज करेंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक तरह से गिड़गिड़ाने की मुद्रा में दिखते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यह उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें 16 अक्टूबर को इस लिखे हुए पत्र में वो कहते हैं, मैं देख देख के थोड़ा बोलूँगा क्योंकि पत्र को संदर्भित करना अत्यंत आवश्यक है। और ये भी दिखाता है कि यह व्यक्ति जो है और विशेषकर इस दीन से जो संबंधित व्यक्ति हैं वे कितने चतुर चालाक और कितने कमीने हैं। विशेषकर जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और हमारे मंदिरों के बारे में जब बात होती है तब तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड इट्स चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यह इसका विषय है। और इस विषय में ये कहते हैं कि साहब की ये है जो एक्ट है इसको चुनौती दी गई है और इसमें आपसे काउंटर मांगा गया है। और आपका यह धर्म है, सुनिए, आपका यानी कार्यपालिका का यह धर्म है कि किसी भी एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने डिफेंड करें। अब फिर से आपको याद दिला दूं, ये वही हजरत ओवैसी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए हुए ट्रिपल तलाक एक्ट को मानने से मना कर दिया था, जिन्होंने सीएए को मानने से मना कर दिया था। और जैसी भी इनकी मर्जी आती है वो अपने हिसाब से किसी भी एक्ट को, किसी भी बिल को, किसी भी कानून कायदे को परिभाषित कर लेते हैं। हिजाब में अभी एक जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसको भी उन्होंने एक तरह से न केवल नकार दिया बल्कि उसकी खिल्ली तक उड़ाई। तो यह तो इनका असली चरित्र है। ये और भी जो आगे बात करते हैं, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि वैसे तो ये रज़ाकार की औलादें हैं, लेकिन ये रज़ाकार की औलादें जो हैं वो बार बार कहती हैं कि साहब कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन को माना है। कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं है, आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपको पीट पीट कर मनवाया गया है। फिर ये कहते हैं कि साहब कि एक्ट ऑफ 1991 वॉज इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट to protect the character of places of worship as they stood on 15/8/1947। तो भाई जो चुनौती है वो यही तो है कि ये 1947 का कट ऑफ मार्क्स कहाँ से आ गया। जो कट ऑफ मार्क्स 1947 का 15 अगस्त 1947 का जो कट ऑफ डेट है, ये कट ऑफ डेट ही तो चैलेंज की गई है, क्योंकि यहाँ पर तो मंदिर जो है युग युगांतर से बनते आए हैं। तो ये 1947 वाली जो डेट है ये तो कम्प्लीटली आर्बिट्ररी है, मनमानी है। और इसी को मैंने स्वयं चैलेंज किया है, आपको पता है। और उसका जो मुख्य बिंदु है वो सेक्शन 3, जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप या कोई भी पूजा स्थल जो है उसका परिवर्तन नहीं होगा। इस पर हमें भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। लेकिन जिन पूजा स्थलों का परिवर्तन किया गया है भूतकाल में, विशेषकर से इस्लामी और क्रिस्तानी आक्रांताओं द्वारा, तो क्या हम उन आक्रांताओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट ले आए? फिर उसके बाद फिर आप मथुरा के बारे में क्या कहेंगे, काशी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सेक्शन 4 में ये भी लिखा है कि उनका रिलीजियस कैरेक्टर यानी उनका धार्मिक चरित्र जो है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब बार बार यही बात आई, काशी में भी यही बात आई, और काशी का जो निर्णय जिला जज ने किया है उसमें भी यही बात आई कि धार्मिक चरित्र जो है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी ये कमेंट किया था जस्टिस चंद्रचूड़ ने, यद्यपि उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया उन्होंने, लेकिन धार्मिक चरित्र क्या होता है बार बार हम बता चुके हैं। धार्मिक चरित्र जो होता है किसी भी हिंदू पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र कभी भी बदल नहीं सकता। इस्लामी का पूजा स्थल होता ही नहीं, वो तो केवल एक
जामिया होती है, यानी जामी मस्जिद होती है। जामी मतलब जहाँ पर जमात लगती है, यानी प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन होती है, वहाँ पर सिर्फ इकट्ठा होने का स्थान होता है, तो उसको तोड़ा जा सकता है। ये इस्माइल फारूकी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड कर रखा है। तो भाई हमारे हज़रत ओवैसी जी जो है वो ये पत्र लिखकर क्या साबित करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं? फिर ये कहते हैं कि द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड सच ए प्रोविजन वाज टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म ऑफ इंडिया। तो भाई डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म जिसको हम कहते हैं, यानी कि बहुलता जिसको हम कहते हैं, तो उस बहुलता का सिद्धांत क्या होगा? क्या बहुलता का सिद्धांत ये होगा कि एक दीन की तो दादागिरी चलेगी, वह तो इस प्रावधान के पीछे, और जो माइनॉरिटी के जो सब कुछ प्रावधान हमारे संविधान में दिए हुए हैं आर्टिकल 25 से 30, उनका सहारा लेके वो तो बुर्के के पीछे छिपा रहेगा, वो तो हिजाब को भी राइट बताएगा। और दूसरों के, जब आप देखते हैं जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में हो रहा है कि जब इम्तहान होते हैं तो हिंदू बच्चियों के तो चूड़ियां तक उतरवा दी जाती हैं, लेकिन जो मुस्लिम होते हैं वो हिजाब और बुर्के में भी उनको अंदर कर दिया जाता है। तो इसको बहुलतावाद कहते हैं हजरत ओवैसी। एक तरह से तो आप यहाँ पर वापस इस्लामी और शरीयत का राज लाना चाहते हैं, आपका असली उद्देश्य यही है, और ये उद्देश्य तो आपकी किताब में लिखा ही हुआ है। ये तो लिखा ही हुआ है कि भारत दारुल हर्ब है, तो आप दारुल इस्लाम लाना आपका फ़र्ज़ है, जिहाद आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो इसके पीछे जो है आप इस प्रकार का पत्र लिख के फिर कहते हैं कि साहब कि जब ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में तो ये कहा गया था कि इससे विवादों का हल होगा। जी विवादों का हल तो होगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी से क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने इसमें ये लिखा है कि साहब आप इसको डिफेंड करें, आप इसका जब काउंटर दें सुप्रीम कोर्ट में तो आप जो है वो इस एक्ट के पक्ष में दें। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने तो 1991 में वॉकआउट किया था। उसने ये रिकॉर्ड पर है कि उसने इस बिल का विरोध किया था, और बिल का विरोध करके उसने वॉकआउट भी किया था। फिर आज आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों तुम अपना भूतकाल भूल जाओ, तुम अपने सिद्धांत भूल जाओ, लेकिन चूंकि हम आपके सामने खड़े हैं और हम आपके सामने हाथ जोड़कर इस समय खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा यदि उद्देश्य सिद्ध होगा तो हम किसी के सामने भी सजदा कर लेंगे। हम मुग़लों के सामने सजदा करते थे, और जब ये कहा गया कि साहब खुदा के अलावा और किसी के सामने सजदा नहीं करना चाहिए तो हम उसको ये डिफेंड करते थे, ये कह के, यानी हज़रत ओवैसी और उनके जैसे लोग, कि ये तो सजदाए ताज़ीमी है, ये सजदाए उबूदियत नहीं है, यानी इबादत वाले सजदे और जो निज़ाम है, नाजिम है, उसके सामने का सजदा अलग अलग होता है। तो इसको उससे कंफ्यूज ना किया जाए। तो इस समय जो आप सजदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, वो सजदा ताज़ीमी है, लेकिन हम इसको समझते हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे उनको पता चल जाए कि ये क्या करना चाहता है शख्स। फिर आप कहते हैं कि साहब के सुप्रीम कोर्ट ने 1991 एक्ट के बारे में ये कहा है बाबरी मस्जिद वाले जजमेंट में कि इट प्रिजर्व्स नॉन रेट्रोग्रेशन एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ आवर सेक्युलर वैल्यूज़। जी हाँ, सेक्युलर वैल्यू का मतलब ये होता है बराबरी, अलग अलग धर्मों में बराबरी। उसका मतलब जो है वो इस्लाम की क़ुव्वत नाफिज करना नहीं होता है। जिस तरह से आपने यहाँ पर 40,000 धर्म स्थलों पर, पूजा स्थलों पर, हिंदू धर्म स्थलों पर कब्जे कर रखे हैं, और जो मुख्य मुख्य हैं जिनको मांगा गया था पहले 3 तो आपने नहीं दिए, लोगों ने छीन के ले लिया एक, तो बाकी 2 भी छीन के लेंगे, और उसके अतिरिक्त भी 9-10 तो ऐसे मुख्य हैं जिनको तो तुरंत ही आप लोगों को दे देना चाहिए एज अ गुडविल मेजर। तो हो सकता है कि जो बाकी हैं उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का निर्णय हो जाए आपस में मिल बैठ के, लेकिन मिल बैठ के आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि आप काफिरों से छीन कर लो। तो भाई अब छीन के तो ना मिलने वाला। फिर आप कहते हैं साहब ये कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनल हार्मनी तो आपकी तरफ से कितनी होती है, आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है हम सब जानते हैं, हम बार बार देखते हैं कि आप किस तरह की कम्युनल हार्मनी हैदराबाद में मेंटेन करते हैं। किस तरह से आपने राजा सिंह को, टी राजा सिंह को हाउन किया, किस तरह से सर तन से जुदा के नारे लगवाए, और उसके लिए जो जो गिरफ्तार हुए उनको कैसे आपने फ़ोन करके छुड़वाया, क्योंकि आपकी सरकार जो है वो
वहाँ की तेलंगाना सरकार जो इस समय की है उसके साथ साझेदारी में है। तो इसलिए कम्युनल हार्मनी रजाकारों के मुंह से तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। भैरमपल्ली का जो नरसंहार हुआ था वो आंध्र प्रदेश वाले, तेलंगाना वाले तो नहीं भूले हैं, तेलुगु भाषी लोग तो नहीं भूले हैं। भैरमपल्ली जो कि जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार था, लेकिन आप जो हैं उसको याद नहीं रखते। आप तो तेलंगाना दिवस को मुक्ति दिवस भी नहीं मनाने देना चाहते। आप तो ये चाहते हैं कि मीर उस्मान अली और निज़ामों की हुकूमत की जो, जिसको हम कह सकते हैं कि जो ग्लोरी है, जो उसकी जो महिमा है वो बनी रहे। और ये कहा जाए कि साहब कि हम अपनी मर्ज़ी से मिले थे, जबकि बात तो सही ये है कि मीर उस्मान अली को ठोक के और रज़ाकारों को ठोक के और भारतीय सेना ने तेलंगाना को ज़बरदस्ती मिलाया था, हैदराबाद स्टेट को ज़बरदस्ती मिलाया था भारत में। फिर आप वही वाली बात लेके आ जाते हैं कि साहब की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ एम्बेडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये कहते हैं ये 5वें पैरे में कि साहब की इट इज़ द बेसिक रूल विच प्रिवेंट्स इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम टर्निंग टायरानिकल, वार्न अगेंस्ट फॉलिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ डेमोक्रेसी। इसलिए आई होप द एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय यू विल एक्ट टू अपहोल्ड द आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डिफेंड द एक्ट ऑफ 1991। फिर इनसे यही पूछ लीजिए कि भाई CAA में क्या हुआ था, हिजाब वाले में क्या हुआ था, तो और ट्रिपल तलाक वाले में क्या हुआ था। वैसे तो आप कहते हैं कि अरे ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट है, इसको कैसे कोई कुछ कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के बनाए हुए जब एक्ट जब आपके हित में नहीं होते हैं, जब आपके इस्लामी क़ुव्वत के हित में नहीं होते हैं, तब आप उछल उछल कर उसका विरोध करते हैं। इसलिए ओवैसी जी आपका गिड़गिड़ाना हमें अच्छा लगा, मोदी जी के सामने आपने नाक रगड़ी, हमें अच्छा लगा। मोदी जी को आपने पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया, हमें अच्छा लगा। और हमें यह भी पता चल गया कि आपको मन ही मन बहुत डर लग रहा है। आपको डर ये लग रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसमें बिल्कुल दम नहीं है ये उड़ जाएगा। तो अब उसके लिए आप यहाँ तक तैयार हैं कि आप सजदाए ताज़ीमी करने के लिए मोदी साहब के सामने भी तैयार हैं, जबकि वैसे आप चारों वक्त 12 साल आप मोदी जी को गालियाँ देते रहते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो अपना उल्लू सीधा करना है। तो उल्लू सीधा करने के लिए किसी के सामने भी, जैसा कहा है, अलतकैया कर लेना चाहिए, तौरैया कर लेना चाहिए, कितमान कर लेना चाहिए। ये सारे काम जो है सारे जायज़ बताए गए हैं। तो इसी जायज़ काम के लिए आप इस तरह से अपना सर झुकाकर खड़े हुए, जिस तरह से मीर उस्मान अली वल्लभ भाई पटेल के सामने सर झुकाकर खड़े हुए थे एक ज़माने में 18 सितंबर 1948 को। लेकिन हम आपकी चालबाजियाँ समझते हैं और इसलिए हमने मोदी साहब के लिए यह एक वीडियो बना दिया है, जिसको देखकर वो समझ जाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। और वे पूरी तरह से हमारे हित की, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त करने की जो हिंदू पक्ष की एक मुहिम है, उसमें वे अपना भी योगदान दें। और ऐसा देखकर लग भी रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसको देखकर लग भी रहा है कि ऐसा ही होगा। नहीं तो आप कह दीजिए कि साहब की ये मामला कोर्ट के सामने है, कोर्ट जैसा उचित समझे वो निर्णय ले, तो कोर्ट जैसा उचित समझेगा वो निर्णय लेगा। न्यायोचित निर्णय होगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जाएगा। समझ गए ना हजरत ओवैसी? वालेकुम अस्सलाम।